बंद करो इसको। हेलो, मान लीजिए कि हम आपको एक ऐसा केस दे दिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है B और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, एंड दैट इज E। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिए। चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास M है, उसको V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सोच के बताओ कि इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा, किधर किधर लगेगा और उसकी वजह से मोशन कैसा होगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, और वो कैसा मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन करेगा। वो पूरा का पूरा सर्कल बोर्ड प्लेन के है ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, और वो कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। लेकिन उस हेलिकल का पाथ का पिच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने देखो, एक मैग्नेटिक फोर्स तुम ही बोले, किधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स बोले हो, अंदर की ओर। किधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स बोले हो, अंदर की तरफ ना। तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, वो क्या कराएगा, वो कैसा पाथ ले कराएगा, सर्कुलर। हाँ या ना, कुछ ऐसा। इज दैट ओके? हाँ क्या ना, ठीक। और ये जो है ये कैसा कराएगा, ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, QE नहीं। और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, QE बाई M नहीं। और ये पिछले के जब आपको हेलिकल पाथ एक बार और बताए थे तो उसमें V cos थीटा कांस्टेंट था, इधर कोई फोर्स, अब इधर फोर्स। तो थोड़ा सा सोच के बताओ कि क्या हो रहा होगा। ऐसे करके एक चक्कर लगाएगा और आगे चला जाएगा, नहीं एक चक्कर कितने देर में लगाएगा, T टाइम पीरियड में, उसका वैल्यू हो जाएगा 2πm/QB। ये रेडियस तो आप बता ही सकते हैं ना, ये रेडियस तो आप पूरा का पूरा B है, तो ये रेडियस का वैल्यू हो जाएगा mb/QB। अब इसकी वजह से मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो एक टाइम पीरियड के बाद कितना आगे चला जाएगा, ½ है ना। अगला टाइम पीरियड में ½ से थोड़ा ज्यादा चलेगा, उससे अगला टाइम पीरियड में और थोड़ा ज्यादा चलेगा, है ना। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि सर एक तो सर्कुलर पाथ होगा, एक तो सर्कुलर पाथ होगा, ऐसे है ना। और दूसरा कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज। दूसरा जो होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। स्ट्रेट लाइन पाथ के बारे में थोड़ा सा बताना हमको। ये t=0 है, एक टाइम पीरियड के बाद ये टाइम पीरियड का वैल्यू वही 2πm/QB होगा। ये कितना दूरी चला जाएगा, x = ½ यहाँ a कितना है, QE/M। यस और नो, सर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे t = 2t है, अगले टाइम पीरियड में ये कितना दूरी चल जाएगा, 3x। कहां से, काइनेमेटिक्स, रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला t टाइम में अगर x चला है तो अगला t में, उससे अगला t में। समझ में आ रहा बात? हम जो तुमको कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों जब मिलेगा तो हेलिकल पाथ होगा, लेकिन यहां से यहां के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला वाला पिच P1, और फिर यहां से यहां वाला दूरी को क्या बोलेंगे, और यहां से यहां के बीच का दूरी को क्या बोलेंगे, यस और नो। तो जो पाथ होगा दैट पाथ विल बी हेलिकल पाथ बट विथ इंक्रीजिंग पिच, है ना। ऐसे हेलिकल पाथ होगा
पहला अगर हम इसको लिखते हैं, पहला पिच P1 को अगर हम x लिखते हैं, जिस P1 का वैल्यू हम आपको बता दिए हुए नहीं, तो अगला वाला चीज जो होगा वो 3x हो जाएगा, उससे अगला वाला जो होगा दैट विल बी 5x, यस और नो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाँ या ना? बात समझ में नहीं आई? पक्का पक्का। तो जो पाथ होगा वो हेलिकल होगा और इसका पिच जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, उसका पिच जो होगा वो, इज दैट ओके? लिख लो इसको। अच्छा पीछे कर देंगे हम, तो यार इसमें थोड़ा लिख लोगे ना कम से कम कि पाथ विल बी हेलिकल, path will be helical with increasing pitch, path will be helical with increasing pitch। ठीक है क्या? लिख लो इसको, पीछे कर दें, लिखेगा इसको। यार इसमें एक दो बात कभी कभी आते रहता है ना, काइनेमेटिक्स वाला सवाल सब आते रहता है कि इतनी देर के बाद वेलोसिटी का वैल्यू क्या, स्पीड का वैल्यू क्या होगा। नहीं, मान लीजिए जैसे बोल देगा कि t इक्वल टू 3t पे स्पीड का वैल्यू क्या होगा, तो यार ये जो सर्कुलर मोशन वाला स्पीड है वो तो बदलने वाला जो भी होगा, या हॉरिजॉन्टल वाला स्पीड बदलेगा ना हो। तो अब जो भी इधर वाला स्पीड है, मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं v पैरेलल तो हो जाएगा a इंटू जो भी टाइम, जितना टाइम देगा वो, और इधर वाला स्पीड जो होगा वो जितना था उतना ही। ये सर्कुलर मोशन तो इसी प्लेन में होने वाला है नहीं, तो ये सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहेगा और इधर वाला वेलोसिटी v बराबर u प्लस a, चूंकि इधर का u 0 था तो आ जाएगा। और फिर हम यहाँ इसको हम लोग v परपेंडिकुलर को v बोल दिए, और फिर यहाँ से v नेट आ जाएगा अंडर रूट v पैरेलल का स्क्वायर प्लस, कई बार ये एंगल भी अल्फा भी पूछ लेता है तो tan अल्फा हो जाएगा v परपेंडिकुलर बाय v पैरेलल। आपको ऐसा सवाल मिलेगा होमवर्क में, दैट ओके? तो ये सब सवाल आपसे हो जाएगा, आगे ना एक सवाल किया जाए। हाँ ठीक, इधर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बीसी डायरेक्शन। किसी चार्ज पार्टिकल चार्ज q और मास m, इसको हम इधर v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दी। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइन, अच्छा बच्चा हम इसको ना x एक्सिस मान ले रहे हैं, इसको y एक्सिस मान ले रहे हैं, ऑब्वियसली z एक्सिस जो होगा हमको ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, और जहां से हम प्रोजेक्ट किए उसको 0,0,0 बोल दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, at an instant when it is crossing x axis third time after release या after projection। जब फेंके हैं ना उसके बाद पहली बार क्रॉस करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा। जब तीसरी बार करेगा तो उस समय पे उसका x कोऑर्डिनेट बता दो और उस समय पे नेट स्पीड बता दो। ठीक है, लिखिए। ये सवाल तो सरल सवाल हो गया, माने कोई ऐसा कठिन बात है नहीं। आप इसमें अगर किए होंगे सर तो आप ऐसा सोचे होंगे कि पाथ विल बी हेलिकल, नहीं, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, है ना? ऐसे जा रहा होगा, ये पूरा का पूरा सर्कल जो होगा वो
अंदर में होगा, बोर्ड प्लेन के अंदर। ये जो t है, मतलब t इक्वल टू यहाँ पर समय जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी, या उसी को हम लोग एक टाइम पीरियड बोल लेते हैं। तो ये t इज इक्वल टू 2 टाइम पीरियड, और ये t इज इक्वल टू 3 टाइम पीरियड, है ना। और इस दूरी का वैल्यू तो हमको मालूम ही है, इसको x बोलेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। पढ़े हुए ना। यस सर। अगर रेस्ट से शुरू होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इस डायरेक्शन में रेस्ट से ही शुरू हुआ, तो पहला t सेकंड में अगर x चला है तो अगला t सेकंड में 3x चलेगा, उससे अगला t सेकंड में 5x चलेगा, नहीं। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होगा 5 3 8 1 9, तो ये जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लीजिए पूरी दूरी को हम लोग l बोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x, वेयर x इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, है ना। दैट ओके। t की जगह पे वैल्यू हम लोग रख देंगे 2 पाई m बाई क्यू बी। टाइम का वैल्यू जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि भाई इस समय पे स्पीड क्या है, तो स्पीड तो एक तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पीड बढ़ा रहा होगा, तो इसको हम लोग v पैरेलल बोल देते हैं, वो हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू 3t, है ना। बोलो। और t की जगह पे 2 पाई m बाई क्यू बी। और दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन की वजह से होगा, आगे ना, वो भी होगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट आप आराम से निकाल कितना हो जाएगा, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस जो भी v पैरेलल है उसका स्क्वायर। डेटा वेटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सच बोलो, झूठ मत बोलो, पक्का। ओके, ठीक है सर। मैं चाहूँगा होमवर्क में दूंगा तो इस तरीके का ढेर सारा सवाल आपसे करने को देंगे ही, आपसे हो ही जाएगा। हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एससी वर्मा का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, आखिरी सॉल्व एग्जाम्पल, चैप्टर पेज नंबर आई थिंक 238 होगा मेरे हिसाब में, उसमें जो आखिरी सॉल्व एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, उस एग्जाम्पल को घर जा कर के एक बार ज़रूर से देखें। उस केस में पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज साइक्लॉइड। साइक्लॉइड शायद इससे पहले भी एक बार आप सुने होंगे। प्योर रोलिंग मोशन में पाथ ऑफ, प्योर रोलिंग मोशन में जो पहिया का जो पेरिफेरी होता है उसका पाथ साइक्लॉइड होता है। तो दैट पेज नंबर इज 238 आई थिंक 228। ओके, सो 228 पे एक सॉल्व एग्जाम्पल है, आखिरी सॉल्व एग्जाम्पल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में। तो वो, हाँ, वो सवाल आपको घर जाकर के एक बार देखना चाहिए। ऑल दो पूछे उछे कभी नहीं, बट देखोगे तो तुमको उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, थोड़ा सा एसएचएम और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स जो है, ये तीनों का यूज वहाँ पे दिखेगा, आपको एक बार देखना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे तो जल्दी लिख लें। हाँ, हम लोगों को एक और चीज पढ़ना है, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर kept in magnetic field. Force on a current carrying wire kept in magnetic field, kept in magnetic field. हम तुमको कुछ कुछ बात बताएंगे, बाद में उसका डेरिवेशन भी बता देंगे, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी बताएंगे। अभी पहले पढ़ने क्या जा रहे हैं वो तुमको समझ में आना चाहिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक वायर है, एक वायर है, ठीक, इसमें करंट आई है, इसमें करंट आई है, ये रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये रखा हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो होता है ना, तो इसके बीच एंगल थीटा है। अब ये वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा,
क्यों लगेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और वायर में चार्ज मोशन करता है, मूव कर, करंट है तो चार्ज मूव कर रहा है। मूविंग चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो भाई जब चार्ज पे लगेगा तो वायर पे भी लगेगा, क्योंकि चार्ज वायर के अंदर है ना? बोलो। तो इस वायर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक चार्ज पे, वायर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अभी हम लोग इस वायर का लेंथ जो है वो हम लोग बोल लेते हैं डीएल, छोटा सा लेंथ। वायर का लेंथ जो है यहाँ ध्यान दीजिए, डीएल, ठीक? कुछ तो लेंथ होगा। तो इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा वो पता करने के लिए हमारे पास, चूंकि जो फोर्स होता है मूविंग चार्ज पे, उसमें तो क्यू भी क्रॉस बी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं कि वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह लेंगे। लेकिन हमको पता है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन मान सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है उसके ऑपोजिट में मान सकते हैं, है ना? ठीक। तो यार माने हम वेलोसिटी तो है ना, चार्ज के पास वेलोसिटी तो है ना, लेकिन करंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पर हम फोर्स को दिखाने के लिए एक नया वेक्टर एज्यूम करते हैं, डिफाइन करते हैं, एल वेक्टर या डीएल वेक्टर, लेंथ वेक्टर। ठीक है क्या? मेरा बात समझिएगा। इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे बोलते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर होगा। जैसे कि ये एक वायर है ना, इसका लेंथ है डीएल, इसका लेंथ है और इसमें करंट है आई। तो हम इस डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर लेंगे, डीएल वेक्टर। ठीक है क्या? डीएल वेक्टर का लेंथ कितना होगा? वायर के, छोटे से वायर के लेंथ के बराबर। डीएल बोल रहे हैं तो वायर का लेंथ बहुत छोटा है, और डायरेक्शन डीएल वेक्टर का किधर होगा? करंट के एलॉन। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दोनों के बीच एंगल थीटा है। यहां पे हम डीएल वेक्टर डिफाइन किए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो छोटा सा मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स डीएफ कुछ डिफाइन होगा, आई डी एल क्रॉस बी। कितना होगा? आई डी एल क्रॉस क्यों होगा वो अभी उधारी है हम पे। ठीक है क्या? बस इतना से हमको ये बात बताओ कि इस छोटे से मैग्नेटिक फोर्स का, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज, इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई डी एल बी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन करंट एंड, आई वेक्टर तो नहीं बोल सकते, तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अब फिर वही बात कि अगर करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है या करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इन केस ऑफ थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, साइन थीटा विल बी 0 एंड फोर्स विल बी 0। यस और नो? तो ये बात भी हमको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कि अगर करंट जिस दिशा में है उसी दिशा में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी, मैग्नेटिक फोर्स विल बी, या फिर करंट जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0 होगा, है ना? इज दैट ओके? और कुछ बात हम आपको लिखाना चाहेंगे जल्दी, विद इन 30 सेकेंड्स इसको कॉपी कीजिए। सर हम बस एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, चूंकि डीएल और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और आई के भी या डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। नहीं, यहाँ पे किधर होगा? अंदर की तरफ, है ना? बोलो। तो ये बात भी लिख लीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो करंट के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। इज दैट ओके? हम एक दूसरा बात आपको लिखा रहे हैं, पहले रटवा रहे हैं, हम सबका कारण आपको बताएंगे।
सुनिएगा, क्या आप मेरा वो बात मान लिए कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? DF इज इक्वल टू आई DL क्रॉस क्यों होगा? उसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में दे देंगे, ठीक है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और किसमें रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है? अंडरलाइन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है? सुनिएगा मेरी बात बच्चों, ये क्या हुआ? ये नहीं आएगा वापस? रिकॉर्डिंग स्टिल है? हाँ ऑब्वियसली। हम ये कह रहे हैं कि अभी हम आपको बोले थे कि ये यूनिफॉर्म को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अंडरलाइन करना है। हम आपसे को क्या अभी पहले रटवा रहे हैं? एक तो रटवा दिए कि छोटा वायर है, करंट आई है, लेंथ DL है। छोटा वायर है तो जो होगा सब स्ट्रेट होगा। नहीं, वायर का लेंथ बहुत छोटा तो उसको स्ट्रेट मानना मजबूरी है हमारी, ठीक। अगर DL लेंथ का है, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो फोर्स होगा I DL क्रॉस B। दूसरा बात हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट है I, तो स्ट्रेट वायर के करंट के डायरेक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे एक वेक्टर जिसको हम लोग बोलेंगे L वेक्टर। जिसको हम लोग बोलेंगे L वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन, करंट के अलोंग। L वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? करंट के अलोंग। और लेंथ L वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वायर के लेंथ के बराबर, वायर के लेंथ के बराबर। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो फोर्स जो होगा ये फोर्स होगा इस पर I L क्रॉस B। अगर मेरा पुराना बात आप मान लिए तो ये बात हम आपको मनवा देंगे। पुराना बात का प्रूफ हम थोड़ा देर बाद देंगे, लेकिन ये बात हम आपको अभी बता पाएंगे कि पुराना बात अगर सही है तो ये बात भी सही। क्यों सही है? सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं इसको चाहूं, इस सिचुएशन को, तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूं इस सिचुएशन को कि ये वायर जो बड़ा सा वायर है इसको हम छोटे छोटे वायर में कन्वर्ट कर दें। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, ऐसा छोटा छोटा वायर में कन्वर्ट करने में कोई बुराई नहीं है ना? DL वेक्टर DL वेक्टर DL वेक्टर DL वेक्टर DL वेक्टर DL वेक्टर, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा DL में कन्वर्ट कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर जिधर होगा वहां सब जगह सेम ही डायरेक्शन होगा ना? यस और नो? यूनिफॉर्म में, तो दिस इज B। हाँ कि ना? तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा करंट जो है सब पे, करंट जो है वो ऊपर की तरफ, सब पे करंट का डायरेक्शन किधर ले रहे हैं हम? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, सेम करंट। इसी वायर को हम क्या किए? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए, छोटे छोटे पार्ट में। अब हमको बताओ कि इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? DF का वैल्यू I DL क्रॉस। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वायर, ऐसे छोटे छोटे, तो ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा फोर्स भी है ना? सारे फोर्स का कैसा सम? वेक्टर सम ही। ऑल्दो अभी तो सब सेम ही डायरेक्शन में होगा, तुम स्केलर सम भी कर सकते हो, बट अभी मान लेते हैं, है ना? सबको जोड़ देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो ये DF क्या होगा? I DL क्रॉस B का समेशन, और उसी समेशन का नाम यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन। क्या आप ये मानेंगे कि इस पूरे इंटीग्रेशन में I भी कांस्टेंट है और B भी? जो करंट यहां से जा रहा है वही यहां से भी जा रहा है, वही हर छोटे एलिमेंट से करंट सेम ही जा रहा है। तो सर इसमें से हम I को बाहर कर लें, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, कांस्टेंट है, तो उसको भी इंटीग्रेशन में सिर्फ किसको रखें? DL का इंटीग्रेशन, है ना? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? I L क्रॉस, व्हाट इज दिस L? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वायर के लेंथ के बराबर, वायर के लेंथ के बराबर। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा? I L क्रॉस B।
तो हम आपको ये बताने में सफल हुए कि छोटे वायर पे आई डीएल क्रॉस बी होगा और स्ट्रेट वायर पे आई एल क्रॉस बी होगा। हाँ ना बोल? सर 2 मिनट रुकिएगा, अगला पेज पे हम एक और बात समझाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये वायर स्ट्रेट ना हो, हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर जो नहीं है उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर वायर। जैसे ना हमारा इंग्लिश है बस, जो स्ट्रेट में वो सर्कुलर है। हाँ ठीक है। हाँ, फोर्स ऑन ए टेढ़ा मेढ़ा वायर केप्ट इन नो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वाई यूनिफॉर्म पर हम इतना बल दे रहे हैं क्योंकि अभी यूनिफॉर्म मान के ही आप जो है बी को बाहर किए थे इंटीग्रेशन से, यस और नो? हम आपको वहां जो इंटीग्रेशन से बी को बाहर क्यों किए? क्योंकि कांस्टेंट था ना। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इंटीग्रेशन से बी को बाहर नहीं कर पाते, और तब फिर इंटीग्रेशन डीएल एल जो है अकेला इंटीग्रेशन डीएल बचता नहीं कि जिसको हम एल लिखे। तो मतलब इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस बी तो वहां लिख देते, लेकिन आई एल क्रॉस बी लिख नहीं पाते, है ना? फिर हमको क्या करना पड़ता? हर अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग लेना पड़ता। हाँ ना बोल? इसीलिए यूनिफॉर्म जरूरी है। इज दैट ओके? अब हमारा सिचुएशन क्या है सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो, सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा वायर है ना, करंट इसमें जा रहा है ऐसे, चल यूं ही चल रहा है ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, थोड़ा देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम अंदर की तरफ मान लेते हैं। अब उतना ज्यादा कटिस फटिस नहीं करेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूनिफॉर्म है, ये अब एक बात बताओ कि हम इसमें अगर नेट मैग्नेटिक फोर्स पता करना चाहते हैं तो व्हाट शुड आई डू? करना क्या चाहिए हमको? कोई बताओ। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेंगे। हम लोग एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेंगे। इसके लेंथ को हम लोग क्या ले लेंगे? और वेक्टर बोल देंगे डीएल वेक्टर। जिधर करंट है उसी डायरेक्शन में। डीएल इतना छोटा है कि टेढ़ा भी है तब भी उसको हम स्ट्रेट मान लेंगे, है ना? तो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक, उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? आई डीएल क्रॉस, इसको क्या लिखेंगे? आई डीएल क्रॉस। और अगर हमको टोटल फोर्स चाहिए तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन आई डीएल क्रॉस, है ना? ये लिखेंगे सारे फोर्स का समेशन। अरे बोलो हाँ ना बोल? अरे है ना, लिख सकते हैं ना। अब मेरा बात सुनिएगा, अभी भी आई पूरे वायर के लिए सब जगह करंट तो से जो यहां से घुसा वो दूसरी जगह से निकलेगा, तो पूरे वायर के लिए करंट सेम। और सवाल वाला खुद ही कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी सेम, इंटीग्रेशन डीएल, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट को रहने देते हैं बाहर, ठीक है। ये सारे इंटीग्रेशन डीएल पे थोड़ा सा हम लोग बल देते हैं। पिछला वाला केस जो था सर, पिछला वाला केस में ये जितना डीएल 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 था, इस सब डीएल डीएल को जोड़ेंगे तो ये एल आ जाएगा, है ना? हाँ क्या ना? इतना वेक्टर तो जानते ही हम लोग। अभी वाले केस में थोड़ा देखो, अभी वाले केस में क्या है सिचुएशन, हम इसी चीज को थोड़ा बना लेते हैं यहां पे। माने जैसे जैसे वायर मुड़ा होगा वैसे वैसे डीएल भी अपना डायरेक्शन दाहिना बायां करेगा, करेगा नहीं करेगा? बोलो, अरे है ना? मेरा बात समझिएगा सर, इसमें ढेर सारे डीएल होंगे, सब टेंजेंशियल डायरेक्शन, हाँ क्या ना? ये सारा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सब डीएल वेक्टर है ना, ये सारे डीएल वेक्टर। इस सब को अगर हम वेक्टर सम करें और एक लॉ यूज कर ले, पॉलीगॉन लॉ, एक लॉ यूज कर ले, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं आई और इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं एफ, ठीक है। तो आई से एफ तक अगर हम सारे छोटे छोटे वेक्टर को जोड़ ले, पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि सारे वेक्टर को अगर हेड टू टेल मैनर में रखे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले के टेल से अंतिम के, तो ये वाला वेक्टर जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? नेट रिजल्टेंट नहीं हो जाएगा सारे डीएल का। इतना पॉलीगॉन लॉ तुम लोग में से कितने लोग पढ़े हुए? 1 मिनट नहीं पढ़े हो?
नहीं, मान लीजिए कि एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, तीसरा वेक्टर है ये, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा ना रिजल्टेंट वेक्टर। तो वैसा ही सब डीएल डीएल को जोड़ूंगा तो ये एल वेक्टर आ जाएगा। तो कहानी से सीख क्या मिली, अरे बोलो, कि अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा है तो हम उस वायर को स्ट्रेट वायर में से रिप्लेस कर सकते हैं। कहां से कहां के बीच में, जहां मतलब जो दो एंड पॉइंट आपको दिया होगा या वायर जो आपको दिखाया गया होगा कि यहां से यहां तक पे फोर्स बताओ, तो स्टार्टिंग से लेके जो अंतिम पॉइंट है जहां पर फोर्स पूछा जा रहा है, जिन दो पॉइंट के बीच में, उसको जोड़ दो और वो क्या कर दो, इस टेढ़ा मेढ़ा वायर को कन्वर्ट कर लो एक स्ट्रेट वायर से, और इंस्टीड ऑफ इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी आप सिंपली लिख ले आई एल क्रॉस। ये बात तभी कर सकते हैं जब बी यूनिफॉर्म, जब बी। तो कहानी का निष्कर्ष ये है सर कि अगर मेरे पास एक टेढ़ा मेढ़ा वायर है, ऐसा कोई वायर है जिसमें करंट आई है और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिप्लेस इट विद अ स्ट्रेट वायर जिसमें भी करंट सेम ही, आई से अब तक आप उसमें भी करंट मान लीजिए, है ना, बोलो, दो आई हो गया स्टार्टिंग से, ये इनिशियल पॉइंट है। मेरा बात समझे कि नहीं। अब इसको आप लोग सिंपली क्या बोल दीजिए, एल वेक्टर, और फोर्स का वैल्यू लिख लीजिए आई एल क्रॉस। ध्यान क्या रखना है, केवल बी शुड बी यूनिफॉर्म, बी शुड बी, यस और नो। 2 मिनट रुको यार, आज तो लिखने ही नहीं दे रहे सर। हाँ सुनिए यार, एक वायर ऐसा है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, हम खाली डायरेक्शन पूछ रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड हम बोल दे रहे हैं अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हम बोल दे रहे हैं, फोर्स बताइए किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, कैसे, एल क्रॉस बी, हाँ ना बोल, सुनिए मेरी बात। मान लीजिए कि ऐसा वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ सब जगह, ठीक है, करंट ऐसा है, बताइए तो किधर होगा फोर्स, किधर किधर, यस और नो, एल क्रॉस बी, तो फोर्स जो होगा दैट विल बी इन राइटवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। मान लीजिए कि हम ऐसा बोल दें, ये एक ऐसा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, फोर्स बताइए जरा। इसलिए लड़का सही बोल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट जो हम लोगों का कन्वेंशन है सेकेंड क्वाड्रेंट का, नहीं, आई एल क्रॉस बी, यस और नो, सही बोल रहा गलत बोल रहा है वो, और यहाँ है ना, इसी डायरेक्शन में होगा ना फोर्स, और ये जो होगा इस वायर के जितना भी फोर्स होगा ये वायर के परपेंडिकुलर होगा। इज दैट ओके? क्या हम आपको समझाने में सफल हुए? सुनिए मेरी बात, अगर हम आपको ऐसा बोल दें, अरे लिखने का मौका मिलेगा, हाँ, अगर हम ऐसा बोल दें कि ऐसा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, पूरा वायर फ्रेम है और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि अंदर में है, आप हमको बता पाएंगे कि नेट फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है सब जगह, किधर होगा फोर्स, किधर होगा? ऐसा कैसे बोल दिया आप? क्या किए क्या किए क्या किए? पहले इसको रिप्लेस कर दिए एक स्ट्रेट वायर से, है ना, और फिर लिखा दिया एल क्रॉस बी, तो फोर्स जो लगा वो किधर लग गया? यस और नो बोलो, कोई गलत बात बोले क्या? सुनिए मेरी बात, अगर हम आपको ऐसा बोल दें कि एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट ले जा रहा है, ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट ले जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, नो फोर्स। कितने स्मार्ट हो गए हो तुम मेरे संगति में रह के। फोर्स कितना, वजह क्या है भाई, इस वायर को रिप्लेस कर दूंगा एक स्ट्रेट वायर से, और स्ट्रेट वायर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से 180 डिग्री पे है, तो फोर्स विल बी यस और नो, पक्का पक्का। तो अब जो है हम शुरुआत पे आ जाते हैं कि आखिर आई डी एल क्रॉस बी ही सर क्यों लिखे, फोर्स पे आई डी एल क्रॉस बी क्यों लिखे, कहां से आया, वो बात कर लेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूड कर देंगे सारे को, है ना। सुनिए अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रूफ, किस बात का प्रूफ, आई डी एल क्रॉस बी। क्या हम आपको क्यू भी क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका प्रूफ दिए थे, क्यू भी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स का प्रूफ दिए थे, वो थॉरली एक्सपेरिमेंटल था, नहीं बताए थे कि क्यू चार्ज बढ़ने पे फोर्स बढ़ जाता था, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था तो जीरो था। उस सब से कंक्लूड किए हम लोग कि साइन थीटा का फैक्टर आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, बट वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल था कि मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी क्रॉस बी होता है। अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पता है कि क्यू बी क्रॉस बी है, तो आप मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर भी बता सकते हैं अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। हम अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का बात ही नहीं कर रहे क्योंकि छोटा सा वायर है, इतना छोटा वायर है कि वो लगभग पॉइंट साइज होगा, तो उस जगह पे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का समय के साथ वेरिएशन कर सकते, पोजीशन के साथ वेरिएशन नहीं कर सकते। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अपने पास एक वायर है, अपने पास एक वायर ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लेते हैं, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लेते हैं, ए, है ना, और इसका लेंथ कितना ले लें, डीएल लेने का मन है हमको, अभी प्रूफ तो डीएल पे ही ना कर रहे हैं, है ना, ओके। अच्छा मान लो अगर हमको हम ऐसा बोल दे रहे हैं आपको कि इसमें एक करंट है, इसमें एक जो कि ऊपर की तरफ है, तब हमको डीएल वेक्टर अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो किधर करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, तो हमको डीएल वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा तो किधर करेंगे, यस और नो, ठीक। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, इस वायर पे आई डी एल क्रॉस बी। अब मेरा बात बताइए कि इस वायर में जो करंट होगा उस करंट का धारणा हमारे मन में क्या है, कैसे समझते हैं उस करंट को, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से कैसे समझते हैं करंट को। ऑल दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़ी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा होगा, लेकिन हम उसका मॉडलिंग कैसे कर लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, जिस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नीचे की तरफ जा रहा होगा या करंट के अपोजिट जा रहा होगा। क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्लस ई चार्ज किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वीडी वेलोसिटी से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा होगा, लेकिन प्लस ई को हम लोग मान सकते हैं करंट के डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से। क्या आप ये बात मानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर तो करंट के डायरेक्शन में है ही, अरे है ना, ओके। तो आप अगर हम फोर्स ऑन एक चार्ज, फोर्स ऑन 1 प्लस ई, 1 प्लस ई पे अगर हम फोर्स लिखें तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ई वी क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी, अरे है ना, सच सच बताओ, इस वायर में ऐसा एक चार्ज क्या, ऐसा अनेक चार्ज, अनेक चार्ज, कितने सारे चार्ज, इस बात का जानकारी हमको मिलेगा फ्रॉम अ डेटा विच इज कॉल्ड एन, विच इज डिनोटेड बाय एन, कॉल्ड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट है ना,
करंट जब चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए आई बराबर एन ई ए वी डी। वहाँ एन क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, सूत्र ही है। तो अब जरा हमको बताइए कि ऐसे ये एन क्या बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लस ई। इलेक्ट्रॉन को अब हम प्लस ई में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को नीचे जाते हुए बोल रहे हैं वैसा ही प्लस ई को ऊपर। हाउ मेनी नंबर या टोटल नंबर ऑफ ई, कितना टोटल नंबर। तो टोटल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब में तो इतना, ये वॉल्यूम कितना है? ए इंटू डी एल, ए इंटू, तो 1 मीटर क्यूब में एन, अब वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्लस ही। इस बात से सहमत क्या सहमत? है ना? अब अगर हम तुमसे पूछे कि टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? डीएफ नेट लिख लेते हैं इसको, है ना? वो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्लस ई इंटू एक ठो प्लस ई पे चार्ज। सही कि गलत? सही। है ना? एन के जगह पे क्या लिखे हम लोग? एन के जगह क्या लिखे? एन ए डी एल, है ना? बोलो। और यहां पे एक मिनट, एन ए डी एल और इनटू यहां पे ई बी डी क्रॉस, यस और नो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को वेक्टर लिखना आता है? वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अगर मैं वीडी वेक्टर को वीडी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वीडी वेक्टर लिखे तो कोई दिक्कत है ना? वीडी वेक्टर का अलोंग यूनिट वेक्टर, वीडी वेक्टर डीएल के पैरेलल है? वीडी वेक्टर डीएल के पैरेलल है? हाँ ना बोल। तो क्या वीडी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग डीएल, यूनिट वेक्टर अलोंग लिख दे? तो ये क्या लिखेंगे वीडी वेक्टर को? वीडी इंटू डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, यस और नो? इसको यहां से उठा करके हम यहां, है ना? तो क्या लिखेंगे जरा बताना तो। 1 मिनट सर, क्या लिखेंगे? एन ए डी एल इंटू ई इंटू बी डी इंटू डीएल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इन क्रॉस बी। सर मेरा बात समझिएगा, ये जो गुना है ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, लेकिन ये जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है ना? इस डीएल को इस डीएल ने, अब क्या बच गया जरा देखना तो? एन ई ए बी डी डी एल क्रॉस एन ई ए बी डी का नाम क्या है? तो ये क्या हो गया? आई डी एल क्रॉस, यस और नो? तो ये बात साबित हो गया कि एक छोटे से करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स होता है वो होता है आई डी एल क्रॉस, और अगर स्ट्रेट वायर होगा तो आई एल क्रॉस बी, है ना? हमेशा जब बी, अदरवाइज फिर आईडीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, आईडीएल क्रॉस बी का। अगर वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और वायर स्ट्रेट नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, व्हाट शुड आई डू? वायर टेढ़ा मेढ़ा को रिप्लेस कर दो एक स्ट्रेट वायर से। कहां से शुरू करो? जहां से टेढ़ा मेढ़ा वायर शुरू है, और कहां खत्म करो? जहां पे टेढ़ा मेढ़ा वायर खत्म है ना? स्ट्रेट वायर में रिप्लेस कर दो और लगा दो आई एल क्रॉस बी। ये भी कब? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस। इधर ओके? कोई कंफ्यूजन? कौन सा पेज तक लिखे होते हैं? ये लोग तो वीडियो पॉज करके लिख लेगा नहीं? एक मिनट सर, कभी कभी आप आते हैं सोच के कि, कभी कभी सोच के आते हैं कि सिलेबस को खींचा जाएगा, आप खींच देते हैं। नहीं, ये लिखे थे
नहीं सर। ठीक है, एक एक पेज लिखते चलेंगे फिर बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चला जाए, लिख लो इसको। नेक्स्ट पेज लिखो यार, ये तो वही है। यस सर। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आगे बढ़ाएं। ये तो खाली फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए किए थे, लिख लो जल्दी जल्दी। तुम लोग क्लियर कर लो, ये क्या कहते हैं, तुम खुद बोले थे इस वाले वायर में फोर्स कितना होगा, 0। इसका वजह भी आप लोग बता दिए थे नहीं, इसमें फोर्स का वैल्यू 0 लिखे थे ना, F इज इक्वल टू 0। उसका वजह क्या था कि आप इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किए थे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो है 180 डिग्री एंगल था, है ना। डन सर, ये लास्ट पेज है जिसमें हम लोग डेरिवेशन किए हैं, आपको एक्सप्लेन करके बता दिए थे इसमें सारा चीज़। यहाँ पे आज का क्लास होता है ख़त्म। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यही मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क वगैरह भी होता है, ये पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में अब बस फोर्स का थ्योरी करा दिए, सवाल कुछ बाकी है, टॉर्क पढ़ना है और एक गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा वो भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाय।